नमस्कार दोस्तों। इंडिया के शहर आगरा में 1653 में मुगल आर्किटेक्ट पे बना दुनिया के 7 अजूबों में से एक अजूबा ताजमहल। पर पिछले कुछ बीते सालों में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने इसे मुगल्स के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर नहीं बल्कि एक हिंदू टेम्पल माना है और नाम दिया है तेजो महल्या। इसके बारे में आगे चल के वीडियो में बात करेंगे, पर पहले देखते आखिर क्यों ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट माना जाता है। 42 एकड़ में फैला सफेद मकराना मार्बल और कई कीमती पत्थरों से तलाशा हुआ ये शाहजहां की सबसे प्यारी पत्नी मुमताज महल का मकबरा है, जिनकी जान शाहजहां के 14वें बच्चे को जन्म देते हुए चली गई थी। इस मकबरे के अंदर शाहजहां और मुमताज दोनों की कब्र है अगल बगल। वहीं इस मॉन्यूमेंट को बनाने के लिए मुगल आर्किटेक्ट उस्ताद अहमद लाहौरी और 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया लगातार, क्योंकि ये आखिरी इच्छा भी थी मुमताज महल की कि उनके मकबरे को दुनिया का सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट बनाया जाए। जिसे पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल को ऐसे एंगल और जगह पे बनाया है कि ये दिन में 4 बार अपने कलर बदलता है। ये सिग्निफाई करता है मुमताज महल के बदलते मूड को। सूरज निकलने से पहले ये बिल्कुल ब्लैक शेड का दिखता है क्योंकि सनराइज इसके जस्ट पीछे से होता है। सूरज निकलने के बाद ये लाइट येलो और पिंक शेड देता है, जबकि दोपहर के वक्त ताजमहल नीले आसमान में किसी मोती की तरह सफेद रंग का चमकता है। सूरज ढलते टाइम यानी शाम को ये गोल्डन रंग का दिखता है। और इस पूरे स्ट्रक्चर को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जब आप मेन गेट के बाहर से इसे देखोगे तो ये बहुत बड़ा दिखेगा, विशाल दिखेगा। जैसे ही आप गेट के अंदर जाना शुरू करोगे ये स्ट्रक्चर छोटा होता जाएगा। वहीं इसके जो 4 मीनार हैं ये थोड़े बाहर के साइड टिल्टेड है, झुके हुए हैं। इसका सबसे मेजर रीजन है कि अर्थक्वेक के टाइम ये अंदर के साइड गिर के मेन स्ट्रक्चर को डैमेज न करें। वहीं पे दूर से देखने में ये सीधे दिखते हैं। अगर ये एक्चुअली में सीधे होते तो दूर से देखने पे ये थोड़े अंदर के साइड झुके हुए दिखते हैं, जैसा कि आप इन मस्जिदों में देख सकते हो। अब आज के दिन में एक अनुमान के अकॉर्डिंग इस पूरे स्ट्रक्चर की कीमत $1 बिलियन यानी 8,500 करोड़ से भी ज्यादा है। पर इसके खूबसूरती के पीछे कई ऐसे रहस्य और दुख के काले बादल भी मंडराते हैं। आखिर क्या राज है इसके 22 बंद कमरों के पीछे कि उसे लोगों के लिए नहीं खोला जा सकता, और आखिर कैसे शाहजहां का जीवन कुछ इस तरीके से पलटा कि आखिरी के 8 साल उन्हें एक बंद कमरे में रह के बिताने पड़े आगरा फोर्ट में, जहां से वो केवल एक चीज को देख पाते थे, वो था ताजमहल। वहीं इसके साथ 2 और थ्योरीज जोड़ी जाती हैं। पहली थ्योरी तो ये है कि शाहजहां ने ताजमहल को नहीं बनवाया था बल्कि एक शिव मंदिर हुआ करता था। दूसरी थ्योरी यहाँ पे बोलती है कि शाहजहां ने इसे बनवाया था, पर इसे बनाने वाले 20,000 मजदूरों के उसने हाथ कटवा दिए ताकि ऐसा दूसरा खूबसूरत मॉन्यूमेंट कभी बनाया न जा सके। अब इस वीडियो को आखिरी तक देख के जानिए पूरा सच आप। कहीं शाहजहां कंफ्यूज तो नहीं कि मैं मकबरा बनाऊं कि मंदिर बनाऊं। 5 जनवरी 1592 आज के पाकिस्तान के शहर लाहौर के एक पैलेस में जन्म होता है प्रिंस खुर्रम का। ये तीसरी संतान थी एम्परर जहांगीर की एक राजपूत की प्रिंसेस जगत गोसानी के साथ। आगे चल के प्रिंस खुर्रम कई वॉर्स लड़ते हैं जिसमें ये फतेह हासिल करते हैं, जहाँ से इनका नाम शाहजहां पड़ता है, सारे जहां का राजा, किंग ऑफ द वर्ल्ड। अब बचपन से ही शाहजहां एक एम्बिशियस और इंटेलिजेंट प्रिंस थे जिन्होंने तलवारबाजी, तीर चलाना और राज्य को समझना और इस पे राज करना यानी गवर्नेंस में नॉलेज थी। पर इनकी रुचि हमेशा से आर्ट और पोएट्री की साइड ज्यादा थी कंपेरेटिवली जंग लड़ना और पॉलिटिक्स से। इसी कारण से हमें ताजमहल में ऐसी खूबसूरत और बारीक नक्काशी देखने को मिलती है। अब बीतते समय के साथ अखंड भारत के इन हिस्सों में मुगल राज फैल चुका था और समय आता है 1607 जहाँ पे शाहजहां 15 साल के होते हैं, जिसके सेलिब्रेशन में आगरा फोर्ट में जश्न मनाया जा रहा था, जहाँ पे शहजादे शाहजहां का वजन जितना था उतना सोना, चांदी, हीरे, मोती इनके नाम कर दिए जाते हैं। पर ये 15वां बर्थडे इनके लिए कुछ अलग था, कुछ नया होने वाला था, जहां पर मुगल शहंशाह ने अपने बेटे शाहजहां के लिए एक वकील की बेटी से निकाह तय कर दिया था, जिनका नाम था अंजुमन बानो बेगम। जब आगे चल के इनकी शादी होती है 1612 में तो इनका नाम हो जाता है मुमताज महल। अब आगे चल के शाहजहां की और शादियां होती हैं जो कि बहुत कॉमन सी बात है इस्लामिक कल्चर में, जहाँ कुछ रिकॉर्ड्स बोलते हैं इन्होंने 5 शादी की थी, वहीं पे कुछ रिकॉर्ड्स मानते हैं कि इन्होंने 9 शादियां तक की थी। यहाँ पे कुछ कंफर्म नहीं है, बट एक बात ज़रूर कंफर्म है, सबसे ज़्यादा शाहजहां का जो प्यार था, जो अफेक्शन था, वो था मुमताज़ महल के लिए। बाकी की शादियां एक पॉलिटिकल अलायंस थी दूसरे साम्राज्यों से, और इसीलिए मुमताज़ महल को बहुत से स्पेशल ट्रीटमेंट्स भी दिए जाते हैं। जिस पैलेस में ये रहती थी उसका नाम था खस महल, बोलते हैं उसे प्योर गोल्ड और प्रेशियस स्टोन से सजाया जाता था। वहीं पे इनका नाम पड़ गया था मलिका ए जहां यानी क्वीन ऑफ द वर्ल्ड। अब इनका बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिक्स चीज़ों में भी था, जहां ये शाहजहां को मशवरे और सलाह दिया करती, उसके बाद ही वो किसी चीज़ का निर्णय लेते हैं।
शाहजहां कहीं जाते थे जैसे डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन या फिर जंग लड़ने, तो ये भी उनके साथ साथ जाया करती थी। और शाहजहां के जहां एक बच्चे हुए हर एक बीवी से, वहीं पे मुमताज महल के साथ इनके 14 बच्चे थे। आधे तो बर्थ के टाइम ही मर गए, जो कि बहुत कॉमन था उस टाइम पे। मेडिकल साइंस उतनी ज़्यादा एडवांस नहीं थी। अब समय आता है 1628। शाहजहां को गद्दी मिल जाती है पूरे मुगल एम्पायर की, इनके पिता के मरने के 7 साल बाद। इस समय मुगल एम्पायर अपने चरम पे था, जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान के कुछ हिस्से और भारत के मैक्सिमम हिस्से मुगल एम्पायर के अंदर आते थे। लेकिन किसी को ये नहीं पता था जल्दी यहाँ पे मुगल सल्तनत की एक खुशी और कामयाबी मातम में बदलने वाली है। शाहजहां को 3 ही साल हुए थे केवल गद्दी पे बैठे, जहां 1631 में उन्हें खबर मिलती है कि मुमताज महल की मृत्यु हो गई है उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय। अब एग्जैक्ट डेट यहाँ पे 17 जून 1631 थी और कॉज ऑफ डेथ था यहाँ पे पोस्टमार्टम हैमरेज। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस इनका हो गया था बर्थ के समय। वहीं पे इसके बाद शाहजहां कई सालों तक आइसोलेशन में चले जाते हैं, अपने राज्य और पॉलिटिक्स से दूर। हिस्टोरियंस यहाँ लिखते हैं जब ये वापस आए थे तो इनकी कमर झुकी हुई थी, बाल सफेद थे, वहीं पे चेहरे पे इनके थकान दिखा करती थी। अब इस्लामिक थियोलॉजीज के अकॉर्डिंग यहाँ माना जाता है कि किसी भी इंसान के मृत्यु के बाद उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है, पर जो उसकी आत्मा होती है वो जजमेंट डे तक इंतजार करती है अपने कब्र में। यानी उसकी जो फाइनल रेस्टिंग प्लेस मानी जाती है वो कब्र माना जाता है, जहाँ पे जजमेंट डे पे डिसाइड होता है कि वो नर्क में जाएगी या फिर स्वर्ग में जाएगी। यानी जो मुमताज महल की फाइनल रेस्टिंग प्लेस होनी थी वो बहुत स्पेशल होनी चाहिए, जिसके लिए शाहजहां लग जाते हैं ताजमहल का निर्माण करने के लिए इनके मौत के 6 महीने बाद ही। जहाँ पर व्हाइट मकराना मार्बल्स राजस्थान से, जैस्पर पंजाब से, जेड क्रिस्टल्स चाइना से, टर्क्वाइज तिब्बत से, सैफायर श्रीलंका से, कार्नेलियन अरबिया से मंगाए गए थे 1000 हाथियों की मदद से। वहीं पे जो नक्काशी हमें देखने को मिलती है ताजमहल पे हाथों से की गई, उसे की है अब्दुल हक शिराजी ने, और 20,000 मजदूरों ने 22 साल तक काम किया इसको बनाने के लिए। एक और चीज है यहाँ दोस्तों कि शाहजहां ने जो इसके स्ट्रक्चर का आइडिया लिया था वो अपने बाप दादाओं के मकबरों से उसने लिया था। जैसे बाप के मकबरे से इन्होंने मीनारों का आइडिया लिया, दादा के मकबरे से बिल्डिंग कोर का आइडिया लिया, ताकि यमुना रिवर के पास रहकर भी इसका स्ट्रक्चर मजबूती से खड़ा रहे, मिट्टी में न धंस जाए। वहीं पे अंकल के मकबरे से इन्होंने डोम का आइडिया लिया। जब इन सबको कंबाइन किया गया तो ये शानदार और आलीशान डिजाइन निकल के आया पूरी दुनिया के सामने। अब बीतते हर एक दिन के साथ मुगल्स का खजाना भी इसके ऊपर बहुत तेजी से खर्च होता जा रहा था और समय आता है 1653 जब ये बन के तैयार हो चुका था, पर इसने मुगल सल्तनत को एक तबाही के रास्ते पे लाके खड़ा कर दिया था। जहां अगले और 5 साल बाद 1658 में शाहजहां और मुमताज महल के अपने खुद के बेटे औरंगजेब ने तख्ता पलट कर दिया और ये मुगली सल्तनत का शासक बन गया। और अपने खुद के पिता को इसने कैदी बना लिया आगरा फोर्ट के एक कमरे में। केवल एक फैसिलिटी यहाँ पे थी शाहजहां के पास कि वो इस कमरे से ताजमहल की झलक देख सकते थे और मुमताज महल को याद कर सकते थे। और 8 साल इस कैद में रहने के बाद ये 74 की एज में इस दुनिया को अलविदा कह के चले जाते हैं और ताजमहल में इनको भी दफन कर दिया जाता है अपने वाइफ मुमताज महल के बगल में। अब ताजमहल से जुड़े जितने फैक्ट्स हैं वो हमें पता चल चुके हैं, जो कि मुगल्स के किताब में दूसरे हिस्टोरियंस ने, वहीं आर्कियोलॉजिस्ट ने साइंस के जरिए ढूंढ के निकाले हैं। पर अब जो इससे रिलेटेड कंट्रोवर्सीज आती हैं ताजमहल पे, उस पे एक बार नजर डालते हैं। जैसे कुछ लोग के अकॉर्डिंग ताजमहल को एक लॉर्ड शिवा का टेम्पल माना जाता है, मंदिर माना जाता है। वहीं पे इस पे एक प्रोपोगेंडा मूवी भी अभी रिसेंटली बना दी गई है द ताज स्टोरी करके, जिसे बहुत क्रिटिसिज्म और निगेटिव रिव्यूज मिले हैं। और इसी को साबित करने के लिए बीजेपी के पॉलिटिशियन राजनीश सिंह ने एक प्ली अप्लाई की थी इलाहाबाद हाई कोर्ट में कि इसके जो 22 बंद कमरे हैं इसे खोला जाए पूरी दुनिया के सामने अंडर द फ्रीडम फॉर इंफॉर्मेशन। और इसके अलावा प्ली में ये था कि ताजमहल कभी तेजो महल्या नाम से एक शिव मंदिर हुआ करता था। अब जजेस ने इसको रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि ऐसे प्लीज को फाइल करके PIL सिस्टम का मजाक बनाया जा रहा है और कोर्ट का समय बर्बाद किया जा रहा है। पर अब ये पहला और आखिरी ऐसा कोई पिटीशन नहीं था, ऐसे कई पिटीशंस फाइल हुए, जैसे कि आगरा में अप्रैल 2015 में भी ऐसा हुआ था कि इसे एक टेम्पल बताया जा रहा था। अब ऐसे पिटीशंस और केसेस तो कुछ प्रूफ कर नहीं पाए, कुछ फैक्ट्स थे नहीं इनके पास, पर ये इनफ था न्यूज़ चैनल और प्रोपोगेंडा को फैलाने के लिए। और फिर क्या, न्यूज़ चैनल और पॉलिटिशियंस लग गए अपनी पॉलिटिक्स इसके ऊपर खेलने के लिए, TRP बढ़ाने के लिए। जहां इनकी डिमांड थी इन 22 कमरों को खुलवाओ, इनके पीछे जरूर कोई हिंदू गॉड की मूर्तियां मिलेंगी। और देखते ही देखते यहाँ कॉन्ट्रोवर्सीज और डिबेट इतने ज्यादा बढ़ गए कि ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इनकी फोटो ही रिलीज कर दी। लो देख लो इन बंद कमरों के पीछे क्या है, रेस्टोरेशन का वर्क चल रहा है। आज भी ये फोटो आप देख सकते हो इनके वेबसाइट पे जाके खुद से। पर अब पूरे कॉन्सेप्ट का जन्म तो कहीं से हुआ होगा, आखिर कैसे लोगों के दिमाग में आया कि ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महल्या हो सकता है।
इसकी शुरुआत की थी पुरुषोत्तम नागेश ओक, इन शॉर्ट PN ओक ने। ये हिस्ट्री को बहुत पसंद करते थे, इसे लिखा भी करते थे, पर ये जो हिस्ट्री लिखते थे वो अपने इमेजिनेशन से लिखते थे। जहाँ एक साइड हिस्टोरियंस का काम बहुत मुश्किल होता है, इन्हें कई पुराने डायरी एंट्रीज, किताबें, लेटर्स, पेंटिंग उस समय की, ट्रैवलर्स उस जगह के बारे में क्या लिखते थे, इन चीजों को जानने और समझने के बाद ये कुछ लिखते हैं और अपनी राइटिंग को उसके बाद पीयर रिव्यू में डालते हैं, जहाँ पे कई हिस्टोरियंस आखिर क्या लिखे उस जगह के बारे में वो देखा जाता है। उसके बाद ही कोई हिस्टोरियन अपनी चीजों को पब्लिश करता है जनरल पब्लिक के लिए। वहीं दूसरे साइड PN ओक की मेथडोलॉजी कुछ अलग थी हिस्ट्री लिखने की। ये मानते थे जैसे कि वेटिकन सिटी मिलता जुलता शब्द है संस्कृत के वाटिका से। जरूर ये वेटिकन सिटी एक टाइम पे हिंदू टेम्पल हुआ करती थी। ये हुआ क्या करती थी, ऐसा ही था, चलो मैं इसे लिख देता हूँ और पूरी दुनिया को बता देता हूँ। अब ऐसी ही कुछ चीजें ये लिखा करते थे अपने पैम्पलेट्स में, जो इनको सबसे अच्छा लगता था, अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग हिस्ट्री बना के। जहाँ पे एक पैम्पलेट में इन्होंने लिखा था वेस्टमिनिस्टर एबी लंदन में बना हुआ एक 1000 साल से पुराना चर्च, वो भी एक हिंदू टेम्पल है। तो ये ताजमहल को तेजो महलिया बनाना तो इनके लिए छोटी सी बात थी। अगर आपको जानना है और क्या इन्होंने लिखा था, तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी धर्म के बारे में लिखा था। ये 2 शब्दों से जरूर मिलके बन रहा है, कृष्णा और नीति। तो ये लॉर्ड कृष्णा से आया है ये पूरा धर्म, ये कृष्णा की कोई नीति है और लॉर्ड जीसस यहाँ पे कभी हिंदू हुआ करते थे। अब दूसरा सबसे बड़ा रूमर है कि शाहजहां ने 20,000 मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे। अब हिस्टोरिकली इस बात का जीरो एविडेंस है, कहीं पे किसी रिकॉर्ड में, किसी बुक में, उस टाइम पे कई ट्रैवलर्स आया करते थे मुगल एम्पायर में, कहीं पे कोई जिक्र नहीं है। आखिर 20,000 लोग थे, ना ही हमें कोई स्केलेटन मिल पाया ऐसा हाथ का। अगर और करीब से इसे देखें तो ताजमहल बनवाने के बाद मुगल्स ने पूरा एक शहर बनवाया था। जामा मस्जिद, रेड फोर्ट भी उसी एरा के अराउंड बने थे। तो क्या हर बार नए मजदूर आ रहे थे, और नए मजदूर आ भी रहते तो अगर उन्हें पता रहता कि ओल्ड मजदूर जो थे, पुराने मजदूर थे, उनका हाथ कटा दिया गया है, तो क्या इनके साथ कोई काम करना चाहता, कोई मॉन्यूमेंट इनका बनाना चाहता आगे चल के? अब एक्चुअली में देखा जाए तो इसका अपोजिट हुआ था, जहाँ पे शाहजहां ने ताजगंज करके पूरा एक सेटलमेंट बसवाया था मजदूरों का, आर्टिस्ट का और दूसरे कलाकारों का, जहाँ पे ये मिल के अपनी आर्ट को प्रैक्टिस किया करते थे और पूरे मुगल एम्पायर में इसे फैलाया करते थे। आज भी इसकी जो फ्यूचर जनरेशन है वो वहाँ पे है, अपने फोर फादर की स्किल को प्रैक्टिस कर रही है। तो ऐसी कुछ कहानी है हमारे भारत के ताजमहल की। ये 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है और इसको परफेक्टली प्रिजर्व करने का काम किया है ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, और ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मॉन्यूमेंट मानी जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर आप सब्सक्राइब करके जाइए, कमेंट कीजिए आपको क्या लगता था ताजमहल के बारे में। इससे पहले लाइक करके जरूर जाइएगा वीडियो पसंद आई तो।